परवरिश में ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए कमा के रखो। हाँ। आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। हाँ। बाकी रास्ता अपने बच्चे खुद बनाएंगे। आप अपने लिए जोड़ के रखो पैसा, ताकि बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना है कि सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक हमारी जिंदगी हमें सिखाती है। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। आई होप आप सब लोगों ने ना बहुत ही सेफली होली खेली होगी और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आप सब लोगों ने आज होली पर जितने भी गिले शिकवे हैं ना आपके अपनों के साथ, वो आज आपने खत्म कर लिए होंगे और अच्छे से होली सेलिब्रेट की होगी। और जितने भी नए दर्शक हैं जिनको इस टॉक शो के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं उनको कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो, और मैं हूं आकांक्षा सिंगर। इस टॉक शो के 3 बंदर हैं, जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं। गांधी जी के बंदरों को हॉलीडे पे भेजा गया है चिल आउट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा कर ली है हम लोगों की। मैंने अपने 3 बंदरों को लगा दिया है आप सबकी सेवा पे। तो मेरे 3 बंदरों में से तीनों क्या कहते हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। पहला बंदर कहता है पॉजिटिव सुनो, दूसरा बंदर कहता है पॉजिटिव देखो, और तीसरा बंदर कहता है पॉजिटिव बोलो। जी हाँ, ये टॉक शो सिर्फ पॉजिटिव टॉक करता है। तो चलिए, आज के जो गेस्ट हैं हमारे, हम उनको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और उनसे लेते हैं उनकी पॉजिटिव वाइब्स, उनकी पॉजिटिव एनर्जी। चलो, वेरी गुड। स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। हम्म। हाँ, थैंक यू। गौतम सर, प्लीज अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत से लोग आपको नहीं भी जानते हैं और कुछ लोग तो आपको जानते भी है बहुत अच्छे से। आ, मेरा नाम निशा गौतम है और मैं टीवी, फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ पिछले कुछ 26 साल से। मतलब मेरे बाल दिखले सफेद हैं, तो बाल मूछें सब सफेद हैं, तो समझ में आ गया होगा कि बहुत टाइम से बोलते हैं, पुराना चावल बोलते हैं ना हमारे, पुराना चावल, तो बहुत पुराना जी। चावल हूँ और टीवी इंडस्ट्री में। तो मतलब एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, राइटर, डायरेक्टर, तीनों फील्ड में काम करता हूँ एंड काफी सक्सेसफुल हूँ उस मैटर में। और बताइए। तो जो ये आपकी सक्सेसफुल वाली लाइफ है, इसकी जर्नी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट ही हुई होगी। तो कैसे आपने स्टार्ट की, वो सब बताएंगे थोड़ा सा। ये हमारी जर्नी इस इंडस्ट्री में मैं 50 साल पहले शुरू हुई थी, तो मैं 5 साल का था। तो जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी, जब हमारे फादर, जो एक प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जी। बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। जी। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। तो हमारे पिताजी जो हैं वो पढ़ाते थे मैथमेटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में, और साथ में फुटबॉल कोच भी थे और साथ में ड्रामेटिक्स कोच भी थे। तो ऐसा हुआ कि वो क्योंकि प्लेज और ड्रामाज यूथ फेस्टिवल्स में करते थे, तो हमेशा जीतते थे एज अ डायरेक्टर और एक्टर। तो ऐसे ही एक यूथ फेस्टिवल में देवानंद का बड़ा भाई चेतन आनंद आया हुआ था एज जी। अ चीफ गेस्ट। तो जब उन्होंने प्ले देखा इनका, और प्ले देख के ऑब्वियसली उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला, तो उन्होंने कहा कि यार तू इतना अच्छा प्ले की सेटिंग इतनी अच्छी करता है, जी। व्हाई डोंट यू यू शुड बी इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो तब हमारे पिताजी ने एट द एज ऑफ 31, 29 आई थिंक, फिल्म इंस्टीट्यूट में एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम। तो बहुत डिफिकल्ट होता है फिल्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्शन के कोर्स में एडमिशन मिलना। जी। तो यूपीएससी जैसा ही है, 5 ही लोग सेलेक्ट होते हैं आउट ऑफ 600, 600, 700, नहीं 600 नहीं, मतलब 2-2.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 8 लोग सेलेक्ट होते हैं। अच्छा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड वहां पे एनीवे तो ही गॉट टू द फिल्म इंस्टीट्यूट और फिर बॉम्बे आ गए। तो हम 5 साल की उम्र में बॉम्बे आ गए थे अपने पिताजी के साथ। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई थी ये फिल्म इंडस्ट्री की। तो हमारे पिताजी ने बहुत सारी फिल्में बनाई, और उसके बाद
जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे डैड चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तब मेरा दिमाग पूरा जो है स्टोरी टेलिंग में ही था। तो एनीवे पिताजी की जो ड्रीम थी बोलो या एक मुझे पुश कर रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो हमने इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग करने के बाद जो है फिर इस इंडस्ट्री में आए। इस इंडस्ट्री में कैसे आए कि मैं थोड़ा सा, मेरा स्ट्रगल बहुत कम रहा है फिल्म इंडस्ट्री में आने का। ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, बट स्ट्रगल फिल्म इंडस्ट्री में आने का नहीं है, स्ट्रगल फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को सस्टेन करने का ज्यादा स्ट्रगल होता जी। है। आने का स्ट्रगल नहीं होता है। आप जिनको थोड़ा सा पहचान जान पहचान होती है उनको मिल जाता है काम, लेकिन लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना ईयर ऑन ईयर, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। तो पहले हमने शुरू किया काम करना सुभाष घाई जी की कंपनी में। वहां पे उनका ब्रदर अशोक घाई जी हैं, हमारे गुरु थे वो। तो उनके साथ हमने शुरू किया काम करना। एक फिल्म थी जान, जान नाम जी। की। अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना थे उसमें। तो उस फिल्म में शुरुआत की एज अ प्रोडक्शन, एज अ असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर। क्योंकि वो मुझे कहा गया, सुभाष घाई जी ने कहा था कि तुम सब कुछ सीखो, प्रोडक्शन भी सीखो, डायरेक्शन भी सीखो, स्टोरी राइटिंग भी सीखो, एडिटिंग भी सीखो। तो पहले साल हमको प्रोडक्शन में डाला उन्होंने, जान फिल्म में। फिर फिल्म के खत्म होते होते मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर बन गया था तो फिल्म का, और एडिटिंग भी बहुत सीख ली थी, और पोस्ट प्रोडक्शन सीख लिया था, सब कुछ सीख लिया था। मतलब वो फिल्म एक काइंड ऑफ लर्निंग रही मेरे लिए। उसके बाद अशोक घाई की एक फिल्म और थी, श्याम घनश्याम करके। वो फिल्म की मैंने उनके साथ। कुछ समय तक परदेश की बाजी फिल्म। और उसके बाद मैंने अजय देवगन को ज्वाइन किया। अजय देवगन नए नए प्रोडक्शन कंपनी खुला था, और उसने प्यार तो होना ही था फिल्म बन रही थी। जी। और क्योंकि अजय देवगन जान में था तो दोस्ती हो गई थी थोड़ी। तो उन्होंने उनकी फिर प्रोडक्शन कंपनी में, जो उनके डैड फादर के, देवगन सॉफ्टवेयर लिमिटेड करके प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी थी। तो उनके फादर प्रोड्यूसर थे, वीरू देवगन, जो बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर भी रह चुके हैं हमारी इंडस्ट्री के, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर। तो उनके साथ काम किया बहुत सारी फिल्मों पे। मतलब उसमें थोड़ा टाइम प्यार तो होना ही था, फिर दिल क्या करे, या उसके बाद हिंदुस्तान की कसम, उसके बाद राजू चाचा। लेकिन उसके बाद राजू चाचा के बाद मैं टीवी इंडस्ट्री में आ गया। तो वो भी एक कहानी है। मतलब जब अजय देवगन ने कहा, अजय देवगन ने कहा कि एक टीवी कंपनी भी खोलते हैं, तो हमने एक कुमार मंगत नाम के प्रोड्यूसर हैं, जो अभी पनोरमा पिक्चर्स के मालिक हैं, जो जी। जिन्होंने अभी दृश्यम 2 बनाई है, दृश्यम 1 भी जी। उन्होंने बनाई थी, प्यार का पंचनामा भी बनाई। तो कुमार मंगत जी ने कहा कि टीवी का एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं, तो खोली हमने। आते गए और हम करते गए जी। टीवी इंडस्ट्री में ही बहुत सारे। उसके बाद तभी तो मैं कम से कम 35-40 शोज कर चुका हूँ टीवी इंडस्ट्री में, एज अ प्रोड्यूसर भी, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। क्रिएटिव डायरेक्टर शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि हर कोई क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाता है आजकल, लेकिन अच्छा, चलो मैं मैंने बोलता हूँ आपका क्रिएटिव। क्रिएटिव डायरेक्टर का थोड़ा सा वो देखा तो मैंने मुझे लगा कि आपका मेनली वही है, तो मैंने वही पोस्ट किया कि हाँ, तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ओके। तो हाँ, तो क्रिएटिव डायरेक्टर तो सबको ही आजकल, बहुत जूनियर पोस्ट हो गई मेरे उम्र के आपके हिसाब से। अकॉर्डिंग। शायद प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, अच्छा, अपना भी कौन कर सा रहा हूँ। आपका शो, ऐसा शो या मूवी कोई भी चीज रही है जो बहुत ही मतलब पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव वाइब से फुल ऑन रही हो, मतलब उसने कुछ सिखाया हो, लेसन दिया हो सोसाइटी को? हमने एक शो बनाया था, परवरिश। अच्छा। सोनी पे आता था, बच्चों की हाँ। परवरिश के ऊपर शो था। तो दो फैमिलीज थी, दो बहनों की फैमिलीज थी, और वो लोग अपने उनके बच्चे थे, और कैसे बच्चों को पालना, ये तो किसी पेरेंट को आता नहीं है ना। तो पेरेंट्स भी सीखते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पेरेंट्स सीखते हैं कि बच्चों को पालना कैसे। तो उसमें हाँ। हमने यही जर्नी, बच्चों को पालने वाली, कैसे पालना है बच्चों को, उसकी जर्नी। तो अलग अलग उम्र के बच्चे थे, 15 साल, 12 साल, 10 साल, जी। लड़के और लड़कियां, उनको कैसे पालना है। तो वो शो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बहुत हिट हुआ। और बहुत ही ज्ञान जो बोलते हैं, हमने बहुत सारा ज्ञान दुनिया को बांटा।
उसके थ्रू हमारे अपने बच्चों की स्टोरीज लेके, मतलब अपने, मेरे भी बच्चे, मेरे राइटर्स के बच्चे, प्रोड्यूसर के बच्चे, सबके बच्चों को लेके हमने रियल स्टोरीज को उसमें डाला, और वो बहुत सुपर हिट हुआ। दो दो सीजन उसके आए थे। तो दो सीजन, सीजन वन, सीजन टू परवरिश। दूसरा एक और था शो, छोटी बहू। छोटी बहू जी में आता था, उसके भी दो सीजन आए थे, और वो भी बहुत बड़ा, मतलब दैट वाज ऑल्सो, कृष्णा सूत्रधार था शो में, और ज्ञान जो है बहुत उच्च लेवल का ज्ञान, कि हम्म। जिंदगी में कैसे आगे चलना चाहिए, उसके ऊपर बनाया था शो। उसके बाद एक पैसा वाला शो। तो अलग अलग अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छा, जैसे आपने कंटेंट वाले। परवरिश शो की बात की, पेरेंटिंग की बात की, ठीक है। आप भी एक फादर हैं, आपके भी दो बच्चे हैं। तो एज अ फादर आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम से जो हम लोगों का कल्चर हिंदुस्तानियों में चला आ रहा है, पेरेंट्स में, कि जो फादर होते हैं वो इतना कम, मतलब अपनी लाइफ में इतना कमाने पे ध्यान देते हैं कि इतना जोड़ के रख दूं कि कल को मेरा बच्चा कुछ ना कर पाए तो बैठे बैठे खा ले। ये कॉन्सेप्ट सही है? ऐसा भी लगता है कि इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बेरोजगारी जैसी चीजें ज्यादा बढ़ती हैं, बच्चे लोग थोड़ा सा नहीं कम ध्यान नहीं, देते हैं। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अच्छा। परवरिश में ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए कमा के रखो। हाँ। आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, हाँ। बाकी रास्ता अपने बच्चे खुद बनाएंगे। आप अपने हाँ। लिए जोड़ के रखो पैसा, ताकि बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जी। तो आपको पैसा जोड़ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, कि बच्चे अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे, लेकिन आपको बुढ़ापे में कहीं साइडलाइन ना कर दें, और आपको आपके सारा पैसा लेके आपको ही लात ना मार दें, जिसको हम जीपीएल कहते हैं, वो ना मार दें। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स जो है, मतलब पेरेंट मतलब आदमी, औरत, हाँ, वही ये चीज। अपने लिए पैसे जोड़ के रखें, ना कि अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे तो अपने आप कमाएंगे, उनको कमाने दो, उनको भी स्ट्रगल करने दो, उनको भी थोड़ा सा जद्दोजहद करने दो, और पैसे कमाने दो। उनके लिए कमाना नहीं है, कमाना अपने लिए है। ताकि जब आप काम ना कर सको, या आपको कोई काम ना दे, तब आपके पास पैसे हो जिसपे ऐसे आप हो। डिपेंड, हाँ, आप डिपेंड रह सको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए तो करना ही नहीं, बच्चों को एजुकेशन दो। एजुकेशन दो खाली। हाँ, वही है भाई। अगर बच्चों के ऊपर पैसा खर्चा करोगे और उनके लिए कमाओगे, तो जी। निखित बच्चे निकलेंगे। वो भी निखित निकलेंगे। निखित मतलब पंजाबी में निखित वर्ड है, कि जो बिल्कुल काम का ना हो। तो हाँ, वही नहीं निखित भी करते। निकलेंगे बच्चे, और उनके बच्चे भी निखित निकलेंगे। जी। तो इसीलिए ये अंग्रेजों की तरह थोड़ा बिहेव करना शुरू करो, कि बच्चे थोड़े एक उम्र तक पहुंच जाए, फिर उनको बोलो थैंक यू, अपना अपना देखो, नौकरी देखो, अपनी एजुकेशन देखो, अपने घर देखो, उससे हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा अच्छा, काम जैसे दिलवा हम लोग, देंगे। जैसे बच्चे होते हैं, वो अपने फादर और जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर हक रखते हैं कि अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पूरा हक जता के लेते हैं, बोलते हैं एक टाइम तक। जब वही बच्चा कमाने लग जाता है तो पेरेंट्स क्यों नहीं उतने हक से उससे मांगते कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी कमाई, तुम्हारी मर्जी, तुम दो चाहे ना दो। देखो, ऐसा है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पालना, ठीक है। तो पेरेंट्स पालते हैं, बच्चा जिद करता है तो उसकी जिद पे मान जाते हैं। एक्चुअली मानना नहीं चाहिए उसकी जिद, हाँ। वो मान जाते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहिए। जब बच्चे कमाने लगते हैं आगे, तो पेरेंट्स को तो हाथ फैलाना ही नहीं चाहिए बच्चे का। क्योंकि आपने आपको, आप स्वावलंबी बन के रहो, आप बच्चों के आगे हाथ ना फैलाओ, बिकॉज वो आपको बहुत ही रिग्रेट करना पड़ेगा जब आप हाथ फैलाओगे अपने बच्चों के आगे। वो आप उस दिन को कोसोगे जब आप वो करोगे, वो आपको आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वो नहीं करना चाहिए। और अगर मजबूरी हो बहुत, तो बच्चे इतने सियाने चाहिए कि वो खुद ही जो है पेरेंट्स को मतलब हेल्प करें। ऑब्वियसली, और कौन करेगा? बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन हेल्प करेगा? वैसे हमने भी तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा ही है ना, अभी भी रख रहे हैं। तो मेरी मदर तो नहीं रही, पर जी। फादर तो है। अभी भी ख्याल रख रहे हैं, हम लोग भाई बहन हैं तो टेक केयर करते हैं। बिल्कुल भी उनको सोचना नहीं पड़ता कि उनको कुछ कहीं क्या, कहाँ से क्या आएगा उनके लिए, उनको नहीं सोचना पड़ता, वो हम लोग ही करते हैं। गेम भी खेलते हैं। क्या? पर्ची गेम रहता है, यहाँ पे मेरे पास दो पर्चियां रहेंगी। उस पर्ची में आपको एक्चुअली में एक पर्ची चूज करनी पड़ेगी। हम्म, और होगा ये कि दोनों ही पर्चियों में एक एक वर्ड लिखा हुआ है, और आपको हाँ, उस वर्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई घटना है तो आपको वो शेयर करनी पड़ेगी, या फिर आपके जो खुद के पॉजिटिव थॉट्स है वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो वन।
वन में है शिकायत। हाँ ओके, तो क्या करें? शिकायत। जी। शिकायत। मैं ये मानता हूँ शिकायत के बारे में कि शिकायत करनी चाहिए और इमीडिएटली करनी चाहिए। आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, और आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती, इमीडिएटली शिकायत। जी। 2 सेकंड के अंदर। और जो लोग शिकायत नहीं करते और जो मन के अंदर रखते हैं वो शिकायतें, वो फिर बहुत ही नासुर बन जाती हैं। वो शिकायतें उनके माइंड में रह जाती हैं, बोझ बन जाती हैं, और फिर उनके बिहेवियर खराब हो जाते हैं। इसलिए अगर रिलेशनशिप रखना है, दोस्ती रखना है, तो शिकायत इमीडिएटली करो, इमीडिएटली थर्ड। बोल दो ऐसा हो। क्या? हाँ क्या जी, बोलो, हाँ क्या बोलो? बताइए, नहीं आप बोलिए, अपनी नहीं, बात मैंने पूरी बोला, करिए। अरे कभी कभी बुरा लगता है लोगों को, कोई शिकायत करता है, यार ये आदमी इतना शिकायत हाँ। करता है, तो बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, उस उनको लगने दो बुरा, आप शिकायत करो। थर्ड और बहुत फोर्थ नंबर। फोर्थ। फोर्थ में है दुआएं। हाँ, दुआएं। तो जी। दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं तो मतलब बलाएं दुआएं तो लेनी देनी चाहिए। अपने माँ बाप की दुआएं लो। कहते हैं कि पितरों को खुश रखना चाहिए, अपने बुजुर्गों को, पितरों को, सबको खुश रखना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए, औरतों की दुआएं लेनी चाहिए, जी। सबसे दुआएं लेनी चाहिए और दुआएं देनी भी चाहिए। तो सूखे पत्तों को आप अपने नजरिए से किस एंगल से, मतलब अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? हमारी इंडस्ट्री में तो सूखे पत्ते जब रोमांस होता है तो उड़ते हैं। जब एक जब बहुत रियल सारा कैरेक्टर स्टॉर्म टाइगर आता की है, नजर से सूखे पत्ते वैसे उड़ते हैं। जब उड़ते जब हैं। स्टॉर्म आता है तब आता है, स्टॉर्म तब आता है जब घर में बहुत ज्यादा ड्रामा होता है या कोई लवर्स बिछड़ते हैं, तो स्टॉर्म आता है, तब सूखे पत्ते उड़ते हैं। मुझे तो इतना पता है, उसमें स्टॉर्म फैन लगाया जाता है और सूखे पत्ते जोर जोर से उड़ाए जाते हैं। अच्छा, अगर लाइफ के आई डोंट नो नजरिए से देखा जाए तो कैसे मतलब लेंगे आप सूखे पत्तों को? किसके नजरिए से। लाइफ किसके जो नजरिए लेसन से? दे, लाइफ लाइफ जो अच्छा आपका अच्छा, सूखे एक्सपीरियंस है। पत्ते तो, हाँ सूखे पत्ते तो पास्ट है। तो आ, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पास्ट को शेड करो, मतलब जैसे सांप अपना स्किन शेड कर देता है और निकल जाता है, नया स्किन आ जाता है, वैसे ही सूखे पत्ते हैं जो पेड़ से गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो पुराने पत्तों को शेड कर देना चाहिए, पुराने थॉट्स को, मेमोरीज को, पुरानी अपने पास्ट को शेड कर दो। सर, हेलो। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या थॉट ऑफ द डे दे के जाएंगे? मैं तो सबसे ज्यादा जो किसी लोगों को सिखाना चाहूंगा वो है पेशेंस। जी। तो बहुत जरूरी है कि लाइफ को, जब हम लोग नॉर्मली ना पेशेंस नहीं रखते, हम लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। कुछ अच्छा होता है जल्दी खुश हो जाते हैं, कुछ बुरा होता है तो जल्दी मायूस हो जाते हैं। तो आई थिंक जैसे एक रिलेशनशिप होता है, वैसे ही सुख और दुख के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहिए। उसको टाइम दो, उस रिलेशनशिप को। तो खुशी भी है तो उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करो, और दुख भी है उसको रिएक्ट धीरे धीरे करो। तो दुख आते, जब भी दुख आता है तो उसको ऐसा मत रिएक्ट करो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। जी। धीरे 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 खुशी, खुशी अपने आप आएगी। तो सबको हर चीज को पेशेंस के साथ एक्सेप्ट करो, झटके में मत करो, इम्पल्सिव मत हो। जैसे आप इम्पल्सिव हो गए, आप डिप्रेशन आना बहुत इजी हो जाएगा। तो नहीं आना, धीरे धीरे। खुशी को भी मत एक्सेप्ट करो और जी। दुख को भी नहीं करो, अपने में रहो थोड़ा। ये आई थिंक मैं सिखाना चाहूंगा, क्योंकि लंबी लाइफ है, लंबी लाइफ में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे सुख आते हैं, उतार जी। चढ़ाव आता है। सबसे सक्सेसफुल आदमी भी उतार चढ़ाव देखता है। सलमान खान की भी फिल्में फ्लॉप होती हैं बहुत बड़ी, तो उसको भी दुख होता है, वो भी बहुत सारे सर, थैंक यू जुड़ने, मैं कह रही हूँ कि थैंक यू जुड़ने के लिए। आपने जो आज अपनी पॉजिटिव एनर्जी, आज जो हम लोग को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू वेरी मच आकांक्षा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू ठीक है, सर। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। बाय 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 बाय। बाय। तो सभी लोगों को एक बार फिर से जाते जाते हैप्पी होली। और सेफली आप लोगों ने खेली होगी मुझे लग रहा है। और सेफ क्या ये भी कहना चाहूंगी, प्लीज जो भी गिले शिकवे है वो दूर कर लीजिएगा इस होली में, इस होली के खत्म होते होते। और इस शो में कोई भी जुड़ सकता है एज अ गेस्ट। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे देनी होती है दुनिया को बांटने के लिए, ताकि कोई आपसे कुछ सीख सके।
तो चलिए कल फिर से एक नए गेस्ट के साथ एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते हैं।